चलो शुरू करता हूँ मैं। हाँ तो भाइयों, आज हम लोग लेके आए हैं आप सबके लिए क्या, Hyundai ग्रैंड i10 नियोस। ये वाला मॉडल है ग्रैंड i10 नियोस स्पोर्ट्स का, जो कि टॉप से एक नीचे वाला है। इसमें आपको अलॉय व्हील, अरे साला इसमें आपको 14 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। बॉडी कलर डोर हैंडल्स और ये बी पिलर ब्लैक में देखने को मिल जाएगा। और शार्क फिन एंटीना है। ये रूफ रेल्स आती है ऊपर की तरफ। और ये पीछे सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा दोनों। और Hyundai केवल 2 ही पार्किंग सेंसर देती है, लेकिन उनका साइज बड़ा है तो इसी फील्ड ऑफ व्यू उसमें ज़्यादा अच्छा है। तो ये है, तो वो 2 पार्किंग सेंसर नॉर्मल गाड़ियों के 4 पार्किंग सेंसर से ज़्यादा अच्छे हैं। और ये टियागो जैसे हेडलैम्प इसमें दिए हैं। लोग दूर से देख के कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे इससे कि ये टियागो वाले हेडलैम्प इसमें है। और क्या है गाड़ी में, एक ग्रैंड i10 बाहर, ये पता वो नॉर्मल i10 के नाम से ही आती है। ये इंडिया में लोगों को रीब्रांडिंग करना जरूरी है, वरना लोग डिस्टिंग्विश ही नहीं करेंगे। हाँ, और ये भी था कि इनकी पुरानी ग्रैंड i10 में भी कोई दिक्कत तो थी नहीं, तो उन्हें लगा भैया क्यों अच्छा खासा प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करो, तो एक नेक्स्ट i10 हम निकाल देते हैं दूसरे नाम से। तो भैया इन्होंने वही किया, वैसे इन्होंने अपनी सेल बचा ली। और क्या है, और ये गाड़ी हम लोगों ने लगभग क्या कहते हैं 2 महीने हो गए इस गाड़ी को। कितने किलोमीटर चल गई है? 700 किलोमीटर। हाँ, तो 700 किलोमीटर चली है। कल ही हम लोग इसको लगभग क्या कहते हैं 400 लगभग 550 किलोमीटर कल चला के इसको लेके आए। तो उसके बारे में भी डिटेल अभी पूरी शेयर करूँगा मैं। वो है सामने, अरे साला ये DRL सामने की तरफ, ये क्रोम वगैरह लगाया रखा है यहाँ पे। इसमें प्रोजेक्टर नहीं आते हैं, उसके ऊपर वाले मॉडल में आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। गाड़ी में जो एक्सेसरीज लगी है, ये एक्सेसरीज लगी हुई है, ये भी एक एक्सेसरीज लगी हुई है। और डोर गार्ड से एक्सेसरीज लगे हुए हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी। और ये भी एक एक्सेसरी है। तो ये सब है। और अंदर वो आपको टिश्यू बॉक्स दिख रहा होगा, ये भी सॉर्ट ऑफ एक्सेसरी है। चलिए, जैसा कि अब आपने देख लिया कि गाड़ी दिखती कैसी है, तो आपको बताते हैं कि ये गाड़ी एक्चुअली में चलती कैसी है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तो आप सभी को दिखाने के लिए कि ग्रैंड i10 नियोस की क्या कैपेबिलिटी है, अभी हम लोग ये छोटे से टीले से ही होके गुजरेंगे अपने टेस्ट रिव्यू को शुरू करने के लिए। देखिएगा कितने आराम से ये निकल के जाती है, इससे निकाल लेना हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि ये निकल गई, तो इससे एटलीस्ट ये तो साबित हो जाता है कि जो लोग ये बोलते रहते हैं कि ग्रैंड i10 नियोस में ग्राउंड क्लियरेंस की कमी है या ऐसी कोई दिक्कत है, तो वही है कि ग्राउंड क्लियरेंस की कमी ठीक है हो रहा है। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको ग्राउंड क्लियरेंस की कमी उधर नहीं मिलेगी, सड़कों पे गड्ढे जो आते हैं उन सब में आपको मेनली जो कमी मिलेगी वो वही है, बहुत स्टीप, जैसे आपके घर में बहुत स्टीप सी चढ़ाई है जहाँ से आप खड़ी करते हैं गाड़ी को, चढ़ाते हैं उसको, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ग्राउंड क्लियरेंस की कमी मिल सकती है। इनके ओनर से पूछ लेते हैं कि इनको बेसिकली इस गाड़ी में सबसे पहले कहाँ कमी लगती है। सबसे पहले तो आयुष भाई, कहाँ कमी लगती है आप बताओ जरा। एज सच ड्राइविंग और हैंडलिंग में मेरे को जो एक पॉइंट की कमी लगी, वो मेरे को लगती है अगर आप जाते हैं 120 बियॉन्ड हाईवेज पे, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग है वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो आपको स्ट्रीट्स और ये अपने सिटी ड्राइविंग में तो आपको वो चीज एडवांटेज के रूप में समझ में आएगी। हाँ। पर आप जब हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो इतना ओवर रिस्पॉन्सिव जो आपका स्टीयरिंग है वो कहीं ना कहीं डेंजरस हो जाता है कि अगर आप में मान लो इम्पल्सिवली आपने स्टीयरिंग जरा सा भी घुमाया, तो उसका जो आपको कट मिलता है वो कहीं ज्यादा होता है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो उस स्पीड पे चलते हो। मतलब वही है ना कि जैसे सामने एकदम से कोई आ गया, तो आदमी तो यूजुअली बढ़ा के एकदम ऐसे कर देता है स्टीयरिंग को, परेशान हो जाता है। वहाँ पे आपको हायर स्पीड्स पे ओवर सेंसिटिव जो स्टीयरिंग है वो आपको दिक्कत दे सकता है। तो ये चीज आपको, या तो आप प्रैक्टिस बोल लीजिए या फिर आप ये कहिए कि कॉन्शियसली आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि मेरा स्टीयरिंग जो है वो इतना सेंसिटिव है। हाँ। तो मेरे को 100 के या 120 के ऊपर पे
गाड़ी के स्टीयरिंग और हैंडलिंग उस हिसाब से ही करनी ही है। हाँ, जैसे कि हम लोग कल इसको लगभग लखनऊ लेके गए थे, लगभग 550 किलोमीटर का सफर था। तो हम लोगों ने की जो स्पीड जो हम लोगों ने रखी थी वो लगभग कितनी 130 140 भी रखी थी। 140 तक हम गए थे एट मैक्स। इवन लाइक 2 बार हम लोगों ने वो स्पीड लिमिट भी क्रॉस कर ली थी और 100 की लिमिट थी, हम लोग 140 तक भगा के ले गए थे। हालांकि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप एकदम आराम से ही उसको भगाइएगा। आप करें ड्राइव। हाँ, ये तो क्या हम लोगों की गलती थी, सारा के सारा ध्यान रखें आप ड्राइव करते हुए। हाँ, लेकिन जो हम लोग पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं वो यही करना चाह रहे हैं कि जो इस गाड़ी में स्टेबिलिटी एज इन टर्म्स ऑफ कि गाड़ी कितनी स्टेबल है सीधे चलने में और इवन मोड़ लेने में, वो बहुत आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा। गाड़ी 140 पे भी फील नहीं होता है कि भाई कहीं स्ट्रगल कर रही है किसी भी मामले में। वो तो बस इसका स्टीयरिंग जो है वो, ये मान लो आप एक तरीके से नया है, बुरा भी नहीं कह सकते कि बुरा है, बिकॉज जिन लोगों को प्रैक्टिस होती है कि भाई उनको हल्का स्टीयरिंग ही चाहिए, उन्हें हल्की स्टीयरिंग से ही चलानी है उनको गाड़ी, तो उनके लिए ये चीज काफी अच्छी है कि हाँ ये चीज तो हायर आरपीएम्स पे भी गाड़ी जो है एक्सेलरेशन काफी स्मूथ दे रही है। हायर टू लोअर आरपीएम ट्रांजिशन भी काफी स्मूथ रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग के सामने पे स्पीड सेंसर्स आए तो हम लोगों ने इमीडिएट शिफ्ट डाउन किया 140 से उसे डीएक्सेलरेट करके हम लोग एकदम से 70-80 पे आए, तो गाड़ी ने हमें रेव नॉइज नहीं दिया उस केस में भी। तो डाउन शिफ्ट भी काफी स्मूथ है, बहुत हाई आरपीएम्स पे भी और हायर स्पीड्स पे भी। क्लच एक्शन कितना है इसका, कैसा है क्लच, कितना बहुत दबाने पे मतलब गियर चेंज होते हैं, ट्रैवल कितना है क्लच? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्लच एक्शन अगर मैं बोलूं तो मेरे को अभी तक काफी 2 महीने हो गए मेरे को ये ड्राइव करते हुए। और मैं ट्रेडिशनल मारुति सुजुकी ड्राइवर रहा हूँ। इसके पहले मैं मारुति सुजुकी ड्राइव करता था पिछले 5-6 सालों से। तो क्लच के मामले में मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्लच फर्स्ट गियर और सेकंड गियर, मतलब जो इनिशियल गियर्स हैं आपके, उसमें काफी ज्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू मारुति की कार्स। क्योंकि मेरे को कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं फर्स्ट गियर जो है वो मिस कर रहा हूँ, मतलब मैं ओवर कमिट कर दे रहा हूँ, ओवर कमिट कर दे रहा हूँ फर्स्ट गियर में। तो वो चीज एक मेरे को लगी, और वो शायद से मेरे को अपनी मसल मेमोरी ट्यून करनी पड़ेगी शायद से, और कुछ किलोमीटर्स के बाद ये चीज रेक्टिफाई हो जाए। पर हाँ, जो फर्स्ट गियर सेंसिटिविटी है, मतलब जो इनिशियल गियर सेंसिटिविटी है, वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मारुति की कार्स, क्योंकि वहां पे आपका जो गियर रहता है वो काफी ज्यादा स्टिफ और कॉन्फिडेंट इंस्पायरिंग रहता है इवन इन द लोअर गियर। मतलब तो वो ये कार एकदम एक तरीके से बोली जाए तो ये कार कंप्लीटली ट्यून्ड है फॉर सिटी राइडिंग। क्योंकि सिटी में आप क्या करते हैं कि आप तीसरे चौथे गियर्स में ज्यादा अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करते रहते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकंड गियर। फर्स्ट और सेकंड गियर्स आपको कब जरूरत पड़ेगी कि आप कभी स्टीप्स पे गए, या फिर अगर मान लो आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी क्रीक करवानी है तो वहां पे, लेकिन फिर वहां पे आपको कंटिन्यूअसली क्लच को एंगेज नहीं करना रहता है। तो क्लच एंगेजमेंट की बात आती है अगर लोअर गियर्स में, तो वहां पे ये ये है कि सेंसिटिव ज्यादा है। तो आपको इस चीज, अगर आप ट्रेडिशनल हुंडई ड्राइवर हैं, आपको इस चीज की आदत लगी हुई है, तो वो चीज आपको शायद से नहीं महसूस होगी। पर अगर आप जैसे मारुति की या फिर किसी और ब्रांड की, स्पेशली अगर आप टाटा की गाड़ी से आ रहे हैं, तो आपको सारी ही चीजें मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव लगने वाली है। क्योंकि वहाँ पे तो भाई एक्सेलरेटर भी होता है जो टियागो में, वो मतलब वही है कि आप एक्सेलरेटर दबा रहे होगे, उधर रिस्पांस आएगा, अच्छा रिस्पांस आएगा, लेकिन वही थोड़ा टाइम लेने के बाद ही एक तरीके से रिस्पांस आता है। इसके पहले मैंने टियागो टेस्ट ड्राइव करी थी, और जब मैंने टियागो टेस्ट ड्राइव करी थी तो उसमें जो ये था कि मैं स्टीयरिंग को मैनुअली एक तरीके से बहुत ज्यादा एफर्ट मेरे को देना पड़ रहा था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। टियागो का स्टीयरिंग मतलब इससे कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, और लाइट है वो मतलब लो स्पीड पे, और हाई स्पीड में मतलब टाइट हो जाता है। अच्छा, पर ये चीज है कि वहां पे आपको एक मैनुअल फीडबैक जो है गाड़ी का बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अगर टाटा का आप बात करें, बी इट क्लच, बी इट ब्रेक, बी इट हैंडलिंग स्टीयरिंग, तो मैनुअल फीडबैक वहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको वो चीज जो है काफी ज्यादा लगने वाली है अगर आप टाटा, स्पेशली टाटा से स्विच कर रहे हैं हुंडई पे। अच्छा, तो फिर आपने जैसे बताया कि आपने टियागो अभी टेस्ट ड्राइव करी थी, लेकिन फिर आपने टियागो क्यों नहीं चूज करी? आपने यही वाली हुंडई ग्रैंड आई-10 नियोसी क्यों चुनी? सबसे पहला रीजन मैं बताऊं कि टियागो मेरा ना चूज करने का वो ये था कि मैं उस गाड़ी को ड्राइव किया, पर मेरे को कोई एक फीचर ऐसा स्टैंड आउट करता सा नहीं दिखा। मतलब वो इवन जो उनके सेल्समैन हैं
वो आपको दो बातें बताएंगे और तीसरी बात वो आपको यही बताते हैं कि ये गाड़ी 5 स्टार रेटेड है। हाँ। तो सिर्फ आप 5 स्टार रेटिंग के बेसिस पे आप अपने सेल्समैन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो गाड़ी आपको सेल कर दे। हाँ। क्योंकि इंडिया में अगर मैं देखूं तो शायद से 80% क्राउड ऐसा है जो ये सोच के तो गाड़ी बिल्कुल ही नहीं लेता है कि मैं गाड़ी लेते ही 1 साल के अंदर गाड़ी का एक्सीडेंट करने वाला हूं। तो टाटा को ये बात समझनी चाहिए कि ये बात अच्छी है, बहुत अच्छी है कि आप 5 स्टार एनकैप रेटिंग लेके आए हैं। हाँ। पर आप उसे अपना नंबर 1 सेलिंग फैक्टर ना बनाए। हाँ। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सिटी राइड के लिए किसी को गाड़ी लेनी है तो उसके लिए 5 स्टार रेटिंग ऑलरेडी कहीं ना कहीं जाके इररिलेवेंट हो जाती हाँ, है। क्योंकि वो भाई बस केवल उसमें ही चलाएगा, वो 3 हाँ। स्टार से भी काम चला लेगा अपना, ऐसी कोई तो बात नहीं है। सिटी राइडिंग के लिए 5 स्टार रेटिंग जो है वो वैसे ही उन बायर्स के लिए इररिलेवेंट हो रही है। हाँ। पर वो चीज है कि आप टाटा के सेल्समैन अगर एक ही पॉइंट को प्रेस करते रहेंगे, आपको वो चीज दिखानी है कि आपकी गाड़ी कैसे अलग है दूसरी गाड़ी से, आप क्या एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हैं वहाँ पे। तो टियागो में और दूसरी जो चीज मेरे को लगी हाँ। वो है उनकी सर्विस का फीडबैक। तो आपको डर नहीं लगा था कि मतलब यूट्यूब पे वीडियो इतने पड़े हुए हैं जहाँ तो मतलब सबसे बड़ा पिटाई लग जाती है कस्टमर की जब जाते सबसे हैं तो? बड़ा फैक्टर था वो, मैं जितने भी YouTube पे वीडियो देखे आप ये मान के चलिए कि कई बार ऐसा होता है कि किसी ब्रांड के लिए 50-50 या फिर 60-40 का पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज फीडबैक के सर्विस के आपको मिलते हैं YouTube। हाँ। अगर आप आज के दिन में YouTube पे जाएंगे तो टाटा की सर्विस के लिए आपको 90:10 या तो मैं कई बार कहूंगा कि 100% जो फीडबैक और रिव्यूज है हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ ये मिलेंगे कि मैं इस चीज को लेकर डिससेटिस्फाइड हूँ, उस चीज को लेकर डिससेटिस्फाइड हूँ, मेरे संग ये हुआ, डीलरशिप ने मेरे संग ये फ्रॉड किया। इवन आप जाएंगे तो मैं अपना पर्सनल आपको इंसिडेंट बताता हूँ। टियागो के टाइम पे जब मैं टियागो के लिए कोटेशन लेने गया हाँ। तो मेरे को जो उन्होंने एक्सी में सबसे ज्यादा टॉप वेरिएंट का कोटेशन लेने गया था वहाँ पे, एक्सी प्लस जो इनका टॉप वेरिएंट है। हाँ। तो उसके लिए उन लोगों ने मेरे को कोट किए 6,65,000 रुपीज। ठीक है। और जो मैंने अपने ही सेम स्टेट में दूसरे डीलरशिप पे जब वो प्राइस क्रॉस कंफर्म किए तो वो प्राइस मेरे पास निकल के आया 6,40,000 रुपीज। तो फिर मैंने 2-3 और चैनल से क्रॉस कंफर्म किया। एक्सी प्लस या एक्सी प्लस? अच्छा, जो ऑन रोड प्राइस अलॉय व्हील वाला। ठीक है, ठीक है। तो उसका जो प्राइस निकल के आ रहा था वो आ रहा था 640। तो जब मैंने ये चीज नोटिस करी मैंने कहा नहीं, शायद से आप सही बोल रहे हैं कि ये जो प्राइस था ये XZ का था। हाँ, XZ का 690 था। हाँ, जो उन्होंने मेरे को कोट किया था 710। हाँ। वहाँ पे मतलब 20,000 रुपए का वो डिफरेंस दे रहे हैं XZ प्लस और XZ में। हाँ। जो मेरी लोकल डीलरशिप है यहाँ पे मेरे सिटी में, दोनों ही XZ और XZ प्लस में उन लोगों ने मेरे को लगभग 20,000 रुपए ज्यादा कोट किए। अच्छा। वहीं मैं बात करूँ Hyundai की, तो जब मैं डीलरशिप पे गया तो जो मेरे को प्राइस कोटेशन मिली वो ऑन पार थी, जो कि प्राइस कोटेशन आपको मिलेगी अगर आप जाके चेक करें आपके कार का ऑन रोड प्राइस carswale.com या फिर किसी भी रेप्यूटेड वेबसाइट जिस पे आप मानते हैं कि हाँ जो रिलायबल आपको प्राइस बता रही होगी, कोट करके दे रही है। और Hyundai का प्राइस अगर दिल्ली वगैरह में भी पूछे या कहीं पे भी पूछे तो वहाँ पे भी लगभग वही है। RTO वगैरह का ही डिफरेंस हो करके प्राइस उतना ही आपको मिल जाएगा जितना हर जगह मिल रहा है बेसिकली। और टाटा क्योंकि इस चीज को वो अपना एक सेलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, जब वो बोलते हैं 1 नेशन 1 प्राइस पॉलिसी, तो ये उनका एक सेलिंग पॉइंट है। ये मतलब उनको ये चीज देखनी चाहिए कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि 1 नेशन 1 प्राइस हम अपना एक ऐसे सेलिंग पॉइंट USP करके बेच रहे हैं, हाँ। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके डीलरशिप उस चीज की रिस्पेक्ट करें और उस चीज को कस्टमर्स तक पहुंचाएं। अच्छा। अगर कस्टमर्स तक वो चीज पहुंचेगी नहीं तो वो एक तरीके से USP की जगह आप पे बैकफायर करेगी वो चीज। वो तो वही बात हो जाएगी। हाँ। कि मतलब खोखले बातें कर रहे हो आप, ये कर रहे हो ये। चलो बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज और चलने वाइज लाइक टियागो कैसी लगी थी आपको? टियागो मेरे को बिल्ड क्वालिटी वाइज नो डाउट काफी अच्छी है, पर हाँ कंपेयर टू अगर मैं i10 नियोसो से कंपेयर करूँ, जो इंटीरियर क्वालिटी है जिस हिसाब का यहाँ पे मेरे को जो डिजाइन है, जो मतलब प्रीमियमनेस फीचर्स है, हाँ, प्रीमियमनेस भी है और संग में मैं कहूंगा कि मॉडर्न फील इसमें बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू टियागो। अच्छा। मतलब उसकी जो डिजाइन एस्थेटिक्स है उन लोगों ने कोशिश करी है, पर मेरे को नहीं लगता, मतलब अभी शायद से टाटा को थोड़ा और समय लगेगा क्लिक करने के लिए नए बायर्स को, नए जनरेशन बायर्स को, कि वो ऐसी चीज ऑफर कर पाए जो कि फर्स्ट लुक में नए बायर्स को क्लिक कर जाए। अच्छा। अच्छी बात है कि वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने इंटीरियर्स के संग, पर इंटीरियर्स कुछ ऐसी चीज है जिसमें Hyundai जो है वो ओवर एक्सेल ऑलरेडी कर चुकी है। अच्छा। तो आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए और उनको फिर कंपटीशन देने के लिए
अभी आपको बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है, ऐसा मेरे को फील होता है। हाँ क्या, ये बात तो कहनी पड़ेगी क्योंकि नई वाली क्रेटा में भी जो उन्होंने इंटीरियर दिया है काफी एकदम टॉप नॉच दिया है। और वही है Hyundai और किया जो सिस्टर कंपनीज हैं, तो किया की जो सोनेट भी आई है उसमें भी जो इंटीरियर दिया है वो मतलब वही वेन्यू के प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, लेकिन सोनेट अपनी जगह पहले से उसने बनाना शुरू कर दिया है कि हाँ भैया ये लो इंटीरियर, ये लो आउटर डिजाइन, सब कुछ। सोनेट में उन लोगों ने एक तरीके से वेन्यू का प्राइस को अंडर कट भी करने की कोशिश करी है। अगर आप उसका देखेंगे बेस वेरिएंट, हाँ, उन लोगों ने प्राइस अंडर कट किया है अगर वेन्यू का देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस उसमें वो लोग 6.5 पे गए हैं, जो कि अच्छा। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ही अच्छा प्राइस दे रहे हैं वो लोग, अगर देखा जाए हाँ, जो वो ऑफर कर रहे हैं। ये बात तो है। ये क्या हो गया फोटोशूट ही चल रहा है। चलो, तो लाइक सबसे पांच क्या मतलब जो भी सब आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव फीचर्स जो उसमें लगे हो, जो कि अभी तक आपने शेयर नहीं किए, वो कौन कौन से लगे आपको ग्रैंड आइटन नियोस में? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल्स यूज किए गए हैं गाड़ी में, हम हाँ। लोग कल ही हाईवे पे हमने शायद से 500-550 किलोमीटर क्लॉक किया। हम यहाँ से गए लखनऊ, उसके हाँ। बाद लौट के आए। विद इन 6 आवर्स हम लोगों ने ये पूरी जर्नी कवर करी आराम से कर ले। और टोटल उस पूरी जर्नी में सड़कें हम लोग को हर तरह की मिली वहाँ पे, चाहे वो स्मूथ हाईवेज हो, क्योंकि एक्सप्रेस वे था तो वहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। लेकिन उसके पहले पानी भी भरा हुआ था, पानी भी भरा हुआ था सड़कों पे, और बारिश का भी मौसम था। और बारिश में मतलब काफी ऐसा रहता है कि सड़क पे चलते में आपको हो सकता है कि दिक्कत आए हैंडलिंग वगैरह में, तो ऐसी कोई चीज नहीं आई। तो मेरे को जो सबसे पहली इम्प्रेसिव चीज लगती है Hyundai की, वो है उनकी बिल्ड क्वालिटी और वाइब्रेशन डैम्पनिंग। अच्छा, क्योंकि हायर स्पीड्स पे भी आप 140 की स्पीड पे चला रहे हैं, तो हैचबैक्स जो है इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है वाइब्रेशन डैम्पनिंग में हायर स्पीड्स पे, स्पेशली अगर 100 के ऊपर आप कोई भी स्पीड पे जा रहे हो। तो इसकी जो वाइब्रेशन डैम्पनिंग मेरे को लगी है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है कंपेयर्ड इसको कंसिडर करते हुए कि ये एक हैचबैक है। ये प्रीमियम हैचबैक भी कंपनी इसको नहीं बोल रही है, ये नॉर्मल हैचबैक, ये नॉर्मल हैचबैक है, क्योंकि प्रीमियम हैचबैक में उनके पास ऑलरेडी i20 है। हाँ। जो वो ऑफर करते हैं। हाँ। तो प्रीमियम हैचबैक ना होते हुए भी जस्ट हैचबैक करके इसको बेच रहे हैं, और इसकी डैम्पनिंग जो दी है उन लोगों ने वाइब्रेशन की, मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में इससे अच्छी डैम्पनिंग आपको नहीं मिलेगी हायर स्पीड्स पे, या फिर किसी भी मतलब आप नॉर्मल डे टू डे यूजेस में भी बात करें अगर, कि वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट मिनिमल है, ऑलमोस्ट जितना आप रिफाइन कर सकते हैं। और ये भी तब है कि जब मैं इस गाड़ी को इस समय 14 इंच अलॉयज के संग चला रहा हूँ। हाँ। अगर आप इससे एक ऊपर का वेरिएंट जो कि टॉप वेरिएंट है एस्टा, वो लेंगे तो उसमें आपको 15 इंच अलॉयज भी मिलने वाले हैं। तो वो शायद से आपकी राइड क्वालिटी को हाईवेज पे और ज्यादा बेटर करके निकाल, और अच्छी आपको ग्रिप मिलेगी उससे, सीधी बात है। तो वो तो खैर है ही। और जो क्या कहते हैं, और एक ऐसा फीचर जो कि आप वही इसमें काफी ज्यादा मिस करते हो इस वाली गाड़ी में, नियोस में और इस वाले वेरिएंट में भी, दोनों में। सबसे पहले तो ये बता दो, नियोस में सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा फीचर है जो भी आप मिस करते हो? अगर मैं काश होता है इसमें। अगर मैं अपने पर्सनल यूसेज की बात करूं तो मैं जो एक फीचर मिस कर रहा हूं सबसे ज्यादा, वो है आर्म रेस्ट। एक ऐसी चीज है जो कि कंपनी को कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर सेकंड टॉप वेरिएंट है तो उसमें तो खैर आना चाहिए। टॉप वेरिएंट है, इवन इसके टॉप वेरिएंट में भी वो आर्म रेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो एटलीस्ट आप हर वेरिएंट में ना दीजिए, पर अगर आप 8 लाख तक, इसका जो टॉप वेरिएंट है वो आपको लगभग 8.25 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ेगा। तो हाँ, तो वो ऑलमोस्ट प्रीमियम हैचबैक्स के प्राइसेस में आ रहा है। तो आपको ऑप्शनल ये आर्म रेस्ट कंसिडर करना चाहिए ऑफर करने के लिए। सही बात है। और जो दूसरी चीज मेरे को लगती है कि एटलीस्ट किसी एक वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल देना चाहिए। अब ये मतलब कॉमन फीचर हो गया है, नेसेसिटी बन चुकी है। तो अगर आप 8-8.5 लाख रेंज छू रहे हैं अपने टॉप वेरिएंट में, तो क्रूज कंट्रोल एक ऐसी चीज है जो कि अब आना चाहिए। काफी गाड़ियों में एक तरीके से अब आ रहा है, एल्ट्रोज में भी एक तरीके से आ ही चुका है। तो वही वाली बात है। तो वो चीज है जो कि एक चीज मेरे को मिसिंग लगी। ये दो चीजें हैं। और इस वेरिएंट में आपको क्या मिस लगा कि इस वेरिएंट में यार लगभग आपने कितने का ये वेरिएंट लिया था? ये वेरिएंट मेरे को ऑन रोड पड़ा है 7,40,000 रुपए का। अच्छा। जिसमें 3 साल का फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर है, बाकी आरटीओ चार्जेस, और इसका शायद से जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 6,50,000 कुछ रुपए। अच्छा।
तो इस वाले वेरिएंट में आपको ऐसा क्या लगा कि और मिस, मतलब कुछ और मिस शायद हो गया इसमें कि और होना चाहिए? कुछ चीजों में कंपनी ने फालतू में कटौती करी है, मेरा मानना है ऐसा। जैसे वो रियर वाइपर दे सकते थे, हाँ। क्योंकि उन्होंने डिफॉगर दे दिए। रियर वाइपर एक ऐसी चीज है कि डिफॉगर है लेकिन रियर वाइपर नहीं है, तो वो मेरे को मतलब लॉजिक समझ में नहीं आया कंपनी का कि क्यों, मतलब इतना कितना पैसा बचा लिया उन लोगों ने वाइपर एक हटा करके। हाँ, ये बात तो है। वो चीज रूफ रेल दिए, रूफ रेल हटा देते, एक वाइपर दे देते। रूफ रेल का तो कोई काम ही नहीं है। रूफ रेल दी है उन लोगों ने स्पोर्ट्स ट्रिम में, हाँ, जो कि उन लोगों ने अपनी मैग्ना और एरा वेरिएंट में नहीं दी है। पर रूफ रेल सिर्फ कॉस्मेटिक है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। इवन अगर आप रूफ रेल पे जाके देखेंगे तो उस पे लिखा गया है, स्पेसिफिकली उन लोगों ने लिखाया गया है, डू नॉट पुट एनी लोड। तो बस केवल तो पैसे बर्बाद कर दिया उसको लगा के। तो वही है कि अगर आप रूफ रेल जैसी ऑक्सिलरी एक्सेसरी दे सकते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी इसलिए क्योंकि कोई उसका यूज नहीं है कॉस्मेटिक के अलावा, ये बात तो है। तो उसके जगह अगर आप ये देखें कि अगर आप रियर वाइपर देते तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज होती वो, कि आपने रियर वाइपर दिया है, क्योंकि वो एक एडिड सेफ्टी फीचर है अगर आप हैवी रेन्स या फिर रेन वाले क्लाइमेट में ड्राइव कर रहे हैं तो। हाँ, ये वाली बात तो है। और पीछे का जो कंफर्ट है वो कैसा है सीट का? पीछे का कंफर्ट मेरा एक सबसे बड़ा रीजन भी यही था i10 नियोस के ऊपर जाने का, क्योंकि मैं 3 गाड़ियां मैंने कंसिडर करी थी जब मैं ये परचेज करने गया था। पहली गाड़ी मैंने कंसिडर की थी टियागो, दूसरी मैंने कंसिडर की थी नियोस, और तीसरी मैंने कंसिडर की थी मारुति की बलेनो। तो उसमें जो सबसे अच्छा पिलियन कंफर्ट है वो आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि नियोस निकाल के देती है। उसमें 2-3 फैक्टर्स आते हैं कि क्यों ये सबसे अच्छा पिलियन कंफर्ट आपको निकाल के दे रही है। सबसे पहला फैक्टर ये है कि इसमें आपको रियर एसी वेंट्स मिल रहे हैं, जो कि बाकी 2 कार्स में आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज जो है, इसकी जो सीटिंग पोस्चर है उसमें थाई सपोर्ट आपको बाकी 2 गाड़ियों से कहीं ज्यादा बेटर मिलेगा, क्योंकि इसकी जो रियर सीट्स है वो काफी ज्यादा चौड़ी है। और तीसरी जो चीज आ रही है वो आ रही है इसमें स्पेस की, जो पिलियन सीट स्पेस है वो बाकी 2 गाड़ियों के कंपैरिजन में ज्यादा है। और कैसे ज्यादा है, क्योंकि इन लोगों ने जो कॉम्प्रोमाइज किया है वो किया है बूट स्पेस में। हाँ, मतलब लेग रूम ज्यादा दे दिया है और बूट स्पेस थोड़ा सा कम कर दिया है। बूट स्पेस कम कर दिया है। तो वही मैंने जैसे आपको बोला स्टार्टिंग में ही कि वो गाड़ी इन लोगों ने टोटल बनाई है कि ये गाड़ी सिर्फ सिटी में ही चलेगी। तो ये गाड़ी की ओवरऑल जो डिजाइन एंड ट्यूनिंग है वो टोटली सिर्फ सिटी राइड के हिसाब से ही की गई है, शायद से ऐसा मेरे को लगता है। ये बात तो खैर है ही, मतलब मैंने भी थोड़ी बहुत गाड़ी चलाई है, मुझे भी एग्जैक्टली यही फील होता है कि ये गाड़ी सिटीज के लिए बहुत अच्छी है, हाईवेज के लिए भी बहुत अच्छी है, बजाय बस 1-2 फीचर्स के। और वो फीचर्स भी मैं बस इसीलिए बताता हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक जो कि हम सब हैं, जैसे कि जिस तरीके की गाड़ी हम लोगों ने चलाई है जो कि मारुति है, ठीक है, तो उनके हिसाब से जब वो इस वाली ऐसी Hyundai गाड़ी में बैठेंगे जिसका स्टीयरिंग मतलब वही है कि हाई स्पीड पे भी ज़्यादा बहुत रिस्पॉन्सिव है, बहुत लाइट है, तो उनको थोड़ा सा अलग लगेगा। ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत बुरा फीचर है या कोई दिक्कत है इसमें, वो अपने पर्सनल उसकी बात होती है, कैपेबिलिटी की, भाई कुछ लोग चला लेते हैं, कुछ लोग नहीं चला लेते हैं, तो ये वो वाली बात है। तो चलिए अब इस गाड़ी को आपको मैं चला के बताता हूँ कि इग्निस से, जो कि मैं ओन करता हूँ, उस गाड़ी से ये गाड़ी कितनी डिफरेंट है, क्या क्या चीज़ें उसमें है जो कि इसमें नहीं है, या इसमें है और उसमें नहीं है। और अगर इग्निस और इसमें पूछा जाए तो फिर मेरा फिर मैं किसके साथ जाना चाहूँगा, कि अगर मुझे दोबारा से गाड़ी खरीदने का मौका मिले तो क्या मैं नियोस कंसिडर करूँगा इग्निस छोड़ के। तो चलिए आज इन्हीं चीज़ों को दोबारा से देख लेते हैं। ये देखिए, ये अभी हम निकले। हाँ, सस्पेंशन तो बिल्कुल भी मतलब कोई दिक्कत नहीं लगती सस्पेंशन में, ऐसे कि फील होंगे सस्पेंशन, आपको लगेगा कि गाड़ी ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन उनमें से कुछ भी आपकी स्पाइन तक नहीं पहुंचता है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपके बॉडी में कोई भी ऐसी फील नहीं होगी, आपको झटका नहीं लगेगा, गाड़ी को लग जाएगा, आपको झटका नहीं लगेगा। तो ये वाली बात है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि कैसे चलती है i10 नियोस। मुझे थोड़ा आगे बैठ के चलाना पसंद है, तो वही है, मैं थोड़ा आगे बैठ के चलाता हूँ। हाइट तो मेरे हिसाब से सही एडजस्टेड है, हाँ सही है। सबसे पहले हाँ, जैसा कि आयुष भाई आपको बता रहे थे कि स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है इसका,
यहाँ मैं इसको एक हाथ से घुमा सकता हूँ, वहीं अगर इग्निस होती तो मुझे दोनों हाथ ऐसे ऐसे करने पड़ते, फिर ऐसे ऐसे करने पड़ते। खैर वो क्या मारुति है ही, तो वो आपको पता ही है कि मारुति क्या है, कैसे चलती है। तो ये ऑन कर लेते हैं, इंडिकेटर दे देते हैं, इसको हटा देते हैं, चलते हैं। तो भाई मेरा भी पैर इसमें ज़्यादा ही जा रहा है मारुति के कंपैरिजन में। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बात हमने पहले बताई थी, मैंने एक्चुअली Hyundai के फोरम्स पे ये क्वेश्चन डाला था कि इसमें आपने क्या किया ऐसा कि क्यों कॉस्ट की कटिंग के नाम पे आपने सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर्स दिए कंपेयर टू 4 जो कि बाकी गाड़ियों में आते हैं। तो जो मेरे पास उनका फीडबैक आया वो यही था कि हम जो 2 पार्किंग सेंसर्स ऑफर कर रहे हैं उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ऑन पार है जो कि आपको 4 पार्किंग सेंसर्स ऑफर करते हैं। इवन ये सिर्फ i10 नियोस में ही नहीं, Hyundai की जो भी नई कार्स आई हैं, इवन वेन्यू में भी आपको सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे। हाँ, ये चीज़ तो क्या बढ़िया है। सही, जिसको बोलते हैं क्लेवर इंजीनियरिंग। हाँ, नहीं ज़्यादा नहीं, पैसा बचाएंगे हम लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे। ये नहीं होना चाहिए कि आप पैसा बचा रहे हो लेकिन परफॉर्मेंस भी घटा रहे हो, तो वो क्लेवर इंजीनियरिंग नहीं होती, वो जुगाड़ हो जाता है फिर। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर लोग ये सोच रहे हैं कि अगर जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो स्टीयरिंग टाइट नहीं होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्टीयरिंग टाइट हो जाता है लेकिन ये Hyundai के हिसाब से टाइट होता है, मारुति के हिसाब से टाइट नहीं होता है। टाइटनेस भी रिलेटिव होती है, अलग अलग तरीके से होती है। तो वो ये अपनी जगह रहेगा हाई स्पीड पे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन घूम भी ये आसानी से जाएगा, ये भी एक बात है। स्मूथ बहुत है गाड़ी, वही है, मारुति भी स्मूथ ही है लगभग। इंजन लेकिन मुझे इग्निस का ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो कुछ लाइक ज़्यादा ही थोड़ा पंची होता है। तो गियरों में झटके भी दे देगा, इतना पंची होता है, लेकिन ये झटके इतना नहीं देता, ये चीज़ अच्छी है। और जो दूसरी बात, क्लच और जो एक्सेलरेटर है उसका जो एक्शन है वो बहुत प्रेसाइज है, मारुति से ज़्यादा प्रेसाइज है। तो हाँ, आपको ये चीज़ ज़रूर फील होगी एकदम। सॉरी तो बेसिकली वही वाली जो बात आगे आ जाती है कि ये गाड़ी सिटी ड्राइविंग के लिए। सिटी ड्राइविंग में आपको क्या चाहिए? ऐसा क्लच जो कि एकदम एक्यूरेट हो, ऐसा रेस जो कि बस पैर देने में ही आपको रिस्पॉन्ड करे। तो वो दोनों ही चीजें इसमें एकदम Hyundai ने परफेक्टली करके दी हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। गियर शिफ्ट एकदम स्मूथ है। इसका और इग्निस का गियर बॉक्स में मुझे कोई फर्क नहीं लगता, लगभग सेम है। मैं तो इग्निस चला के आ रहा हूँ तो मुझे अब इसका स्टीयरिंग मुझे एक्चुअली में अच्छा ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज मुझे कुश्ती नहीं लड़नी पड़ रही इसको इधर उधर घुमाने में। तो अगर आप लॉन्ग टाइम मारुति यूजर हैं, अगर आपको लाइट स्टीयरिंग वाली और एकदम प्रिसाइज वो क्या कहते हैं एक्सेलरेशन वाली गाड़ी चाहिए, तो ये तो यार बहुत बढ़िया गाड़ी है, ये तो अच्छी बात है। और जहाँ तक रही सस्पेंशन की बात, तो हाँ, नियोस का सस्पेंशन अच्छा है, इग्निस से अच्छा है इन टर्म्स के। ये वो रहता है क्या, सॉफ्ट है लेकिन कंसिस्टेंटली सॉफ्ट है और फर्म बोलूंगा मैं, ये फर्म है, स्टिफ नहीं है, फर्म है, जैसे कि सॉर्ट ऑफ की रबड़ समझ लो, वो है, फर्म है। ये चीज अच्छी बात है कि ये हाई स्पीड पे भी फिर मतलब, और कहीं ना कहीं उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये सस्पेंशन क्यों इतना अच्छा काम कर रहा है कि इन लोगों ने जो शायद से ग्राउंड क्लियरेंस दिया है, तो हो सकता है कि वो इंटेंशनल हो। हाँ। क्योंकि उन्हें पता है कि उनका सस्पेंशन इतना ही ट्रेवल होगा, इतना ट्रेवल ही ले सकता है, और इस ट्रेवल पे वो टेस्टेड है, ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। क्योंकि कोई बड़ी चीज नहीं है 10 mm ग्राउंड क्लियरेंस एक्स्ट्रा देना या फिर 15 mm ग्राउंड क्लियरेंस एक्स्ट्रा देना, थोड़ा सा ही तो उठाना होता है। हाँ, तो लेकिन वही चीज आ जाती है कि अगर आप कि मतलब इस लोड पे हम स्प्रिंग्स इतनी खींच रहे हैं तो कितना परफॉर्म करेंगे, कि आपके पास ऑलरेडी स्प्रिंग्स अगर इतनी दबी रहेंगी तो भाई वही है, वो फिर और
कम दबने का उनका स्कोप है, इतनी खुली रहेंगी तो ज्यादा दबने का स्कोप है। तो वही वाली मतलब, क्योंकि अगर आपने होमवर्क कर रखा है उस ग्राउंड क्लियरेंस पे अपने सस्पेंशन सिस्टम का, तो फिर आप नहीं चाहेंगे कि आप एक्सपेरिमेंट करें एक ऐसी चीज पे कि जो आपके एग्जिस्टेंट बायर्स को किसी भी तरीके से इफेक्ट करे। अब वही जो इग्निस है, इग्निस में सस्पेंशन का क्या है कि ऊंचा है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत है, ऊंचा बहुत है, इवन जो उसके टायर भी हैं वो इससे मतलब मोटे वाले टायर है, इसके थोड़े लो प्रोफाइल टायर हैं। उसमें 175 सेक्शन के टायर आते हैं, इसमें 165 के। लेकिन फिर भी अगर आपको एकदम थोड़ा कंफर्टेबल वाली राइड चाहिए तो वो आपको इग्निस के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा मिलेगी। इग्निस ऊंची है तो इसी चक्कर में उसको स्टेबल रखने के लिए जो स्टिफनेस है सस्पेंशन की वो ज्यादा करनी ही पड़ी है। देखो दो चीजें होती है, जैसे कि इसमें मुझे मालूम है कि अगर मैं हाई स्पीड पे गाड़ी इधर उधर घुमाऊंगा तो गाड़ी पलटेगी नहीं, गाड़ी एकदम सेफ बनी रहेगी। इग्निस में मुझे पता है अब कि गाड़ी को अगर मैं ऐसे इधर उधर घुमाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो गाड़ी चला ली। लेकिन अगर आप गाड़ी में बैठेंगे, ऊंची सीटिंग में बैठेंगे और चलाना शुरू करेंगे गाड़ी को, तो आपको इनिशियली नहीं लगेगा कि इग्निस भी मतलब हाई स्पीड पे इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। वो क्यों कर सकती है? क्योंकि भैया उसमें सस्पेंशन जो है वो स्टिफ है। लेकिन उसका उनमें दिक्कत ये होती है कि जो गड्ढे अड्डे होते हैं एकदम आपको स्कॉर्पियो जैसे उछाल देंगे। जैसे स्कॉर्पियो में बैठ के जो फीलिंग आती है ना कि मतलब जहाँ गड्ढा आया तो बस पूरा उछल ही गया अंदर जो बैठे हुए हैं तो वो इग्निस में कई कबार ऐसे फीलिंग आ जाती है। लेकिन वो भी ड्राइवर को नहीं आएगी। बेसिकली ड्राइवर तो लाइक काफी कंफर्टेबली होके बैठता है, पीछे जो बैठते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ये है। बाकी इंजन तो खैर है ही बढ़िया, मारुति सॉरी hyundai का ये है। बेसिकली ये तो सारे फिएट वाले इंजन है, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर वाले। ये इनका वीटी कप्पा इंजन बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से अब ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुका है, तो ये अपने अल्टीमेट रिफाइनमेंट पे पहुंच चुका है ये इंजन। इससे ज्यादा रिफाइन हुआ तो मतलब फील आना इसका एक तरीके से बंद हो जाएगा। काफी लोगों को इससे शिकायत भी रहती है, क्योंकि यह i20 में भी सेम इंजन ऑफर करते हैं और वहां पे क्योंकि गाड़ी का वेट ज्यादा है तो ये इंजन शायद से उतना जल्दी लोगों को किक नहीं देता है, उतना अच्छा एक्सेलरेशन नहीं देता है। लेकिन यहाँ दे रहा है, यहाँ पे वेट भी कम है और दूसरा ये गाड़ी जो है छोटी है कंपेयर टू i20। वो वाली बात है। बाकी स्टेबिलिटी तो भाई लाजवाब है गाड़ी की, कहते ही मतलब फील नहीं होता कि कहीं से भी कुछ है। तो इग्निस से अगर मैं इस चीज को लेना चाहूँ तो एक सेकंड थोड़ा धीमा कर लूं, बहुत तेज जा रहा हूँ। इसमें पता नहीं चलता, यही चीज है कि इसका एक्सेलरेशन है इतना स्मूथ है तभी माइलेज नहीं निकल रहा। हाँ तो कल भी यही हुआ हमारे संग, हम हाईवे पे थे और अचानक से जब हमारे सामने पे स्पीड सेंसर्स आए तब हमें रियलाइज हुआ कि हम लोग 139 पे चल रहे हैं। भाई जब हमारे सामने खुली रोड आई तब हम लोगों को लगा कि चलो भैया अब तो चलते ही हैं। जब स्पीड सेंसर आया तो लगा नहीं भैया थोड़ा सा रुक के चलना पड़ेगा। वो एक्सेलरेशन काफी ज्यादा स्मूथ दिया है इस गाड़ी में। स्मूथ है, एक्सेलरेशन लीनियर है, आपको पता रहेगा कि आप जितना भी मतलब पेडल दबा रहे हो उसका रिस्पांस आ रहा है। तो भाई ये बहुत जानी पहचानी सी चीज है और बहुत अच्छी बात है कि हाँ ये चीज है। तो इग्निस के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ कि क्या मैं इग्निस छोड़ के ये वाली गाड़ी लूंगा तो देख के इधर पे बंदे खड़े बीच में। हाँ देखिए तो मैं तो यही बोलूंगा अभी कि नहीं, मैं इग्निस छोड़ के नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा ऊंचा बैठ के चलाना पसंद है और इग्निस में थोड़ा ऊंची मतलब सीटिंग है। हालांकि इसमें भी हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है जो कि ऊपर हो सकता है। ये अभी इस समय मैक्सिमम हाइट से शायद से थोड़ा सा कम है। हाँ तो वही है, क्योंकि मेरी जो ड्राइविंग पोजीशन है मेरे को भी ये अच्छा लगता है कि मेरे को बोनेट विजिबिलिटी रहे चलाते टाइम पे, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा लगता है मेरे को जज करने में। वही है, ये बात तो कह रहे हैं। तो ये रहा पूरा आपका क्या कहते हैं निचोड़, ग्रैंड आइटन नियोस का निचोड़। आप समझ गए होंगे हम लोग किनकी बात कर रहे हैं। ये था निचोड़। हालांकि हम लोग इंस्पायर्ड ही हैं और हम लोग उनसे काफी मोहब्बत ही करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टिल वही वाली बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये रहा ग्रैंड आइटन का पूरा एक तरीके से रिव्यू, ग्रैंड आइटन नियोस स्पोर्ट्स वर्जन का। और अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी और गाड़ी से भी रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं अभी तक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।